दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सीआरक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी सीआरक्यू में। तो हम लोग एडुटेरिया का 4 सेट पहले डाल चुके हैं, ठीक है। ये अब बारी है 5वें सेट का, ठीक है। आप अपना प्यार बनाए रखिए जो कि नहीं बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं सेट 5 की तरफ, ठीक है। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बताइए लोग भाई कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया। तो पहला क्वेश्चन तो इससे यही बन जाएगा कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो वो किया गया फिरोज शाह मेहता के द्वारा, ठीक है। यस। तो फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया। तो वो किया गया है 1885 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कब किया गया है? 1885 ईस्वी में। किस चीज का स्थापना हुआ है भाई? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। किस चीज की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होता है फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन भारत का, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, यस, उसकी भी स्थापना होती है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना भी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में ही किया जाता है। W.C. बनर्जी उसके पहले जो सभा हुआ था उसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन है कि मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? डेथ वैली। क्या नाम है? डेथ वैली, यानी कि मृत घाटी। तो मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी जो है वो प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किसके लिए? अत्यधिक उष्णता के कारण, ठीक है। मृत घाटी यानी कि डेथ वैली फेमस है, ठीक है। अत्यधिक उष्णता के कारण क्यों? तो वहां पर अगर तापमान का बात किया जाए तो 56 डिग्री सेल्सियस वहां तापमान पहुंच जाता है, यानी कि 134.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसलिए वहां पर अत्यधिक उष्णता होता है। तो अत्यधिक गर्मी के कारण ये फेमस है डेथ वैली। क्या नाम है इसका? डेथ वैली। अब ये एक नेशनल पार्क भी है, डेथ वैली नेशनल पार्क, ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क है अमेरिका में है। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में। और ये फैला हुआ है अमेरिका के 2 राज्य क्षेत्रों में, जिसका नाम है कैलिफोर्निया और नेवादा। कहाँ कहाँ? कैलिफोर्निया और, हाँ, कैलिफोर्निया और नेवादा में ये फैला हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला है कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। जितना भी जिसे जलोढ़ मिट्टी होता है वो कैसे आता है धरातल पर? तो वो आता है कि जितनी भी नदियाँ होती हैं, ठीक है, वो जब आती हैं ऊपर से बड़े बड़े पहाड़ों से, मतलब नीचे की तरफ, तो जितने भी चट्टान होते हैं उसको काटते हुए आती है और उसका मिट्टी लेके आके और नीचे फैला देती है। तो उसको जलोढ़ मृदा, ऐसे मृदा को बोला जाता है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं। ये। अब दूसरा ऑप्शन है कि प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बांगर नहीं, उसको खादर बोला जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर बोला जाता है, और बांगर जो थोड़ी पुरानी मृदा हो जाती है, ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा, उसमें किस चीज की मात्रा अधिक पाई जाती है? पोटास की मात्रा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। केवल 1 और 3 सही है, ठीक है, बाकी दूसरा गलत है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो बहुत लोगों को डाउट होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में सूर्य का स्थिति नहीं बदलता, सूर्य कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सूर्य कांस्टेंट रहता है और स्थिति किसका बदलता है? तो चंद्रमा का स्थिति बदलेगा और पृथ्वी का स्थिति बदलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि तब सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है। तो अब सूर्य चूंकि एक जगह ही रहेगा, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि
मतलब कि सूर्य का जो लाइट आएगा वो रोक दिया जाएगा चंद्रमा के द्वारा, ठीक है, तो पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, तो सूर्य ग्रहण, सूर्य कटा हुआ महसूस होगा, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। कोई दिक्कत? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चंद्रमा जब सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी जैसे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? मतलब कि किस देश में यूरेनियम सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम का भंडार सबसे अधिक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। कहाँ पर यूरेनियम? हाँ, यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर पूरे विश्व में 100% यूरेनियम का अगर होता है उत्पादन, ठीक है, निकाला जाता है यूरेनियम, तो उसमें अकेले 29% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया 29%। अगर आप डोमिनेंट का हिसाब लगा सकते हैं कि विश्व के 3 ऐसे देश हैं जो यही 3 देश मिलकर पूरे यूरेनियम, पूरे ग्लोब के यूरेनियम का 63% उत्पादन करते हैं। और वो कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, कजाकिस्तान है और कनाडा है। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा, ये तीनों देश मिलकर 63% पूरे विश्व के यूरेनियम का उत्पादन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब अब ऑस्ट्रेलिया में जो यूरेनियम होता है उसकी मात्रा 17 लाख टन होता है। कितना? 17 लाख टन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप के बीच है। क्या ये सही है? तो ये तो सही है कि 10 डिग्री चैनल जो होता है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, ठीक है। अब आइए अगला है डोवर जल डमरू, यानी कि डोवर स्ट्रेट। ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को मतलब जोड़ने का काम करता है। क्या ये सही है? ये भी सही है। तो ये बिल्कुल सही है। डोवर जल संधि जो है ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अगला है मलक्का जल संधि, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। क्या ये सही है? मलक्का जल संधि, तो ये बिल्कुल सही है। मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है, ठीक है। अंडमान सागर बोला जाता है बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है जो अंडमान के मतलब उस साइड है। दक्षिण चीन सागर, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? मलक्का जल संधि करता है। ये जो जल संधि है टोटल 805 किलोमीटर मतलब है, ठीक है। 805 किलोमीटर में फैला हुआ है ये मलक्का जल संधि। जो मलक्का स्ट्रेट है ना, मलक्का स्ट्रेट का जो मतलब सी लेवल है, मतलब कि वाटर लेवल है, वो बहुत कम है, ठीक है। तो वहां से कभी भी बड़े बड़े जहाज मतलब पास नहीं होते हैं। बड़े बड़े जो व्यापारिक जहाज होते हैं वो मलक्का स्ट्रेट से पास नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर के बीच है। क्या ये सही है? तो ये गलत है। डेविस जल संधि जो है ये बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। कहाँ पर? बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड के, बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है, ना कि प्रशांत महासागर के। अगर बात करें डेविस जल संधि का तो ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, ठीक है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। हाँ तो बताइए लोग, चलिए कि 10 डिग्री चैनल क्या करता है भाई? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। डोवर जल संधि कहाँ कहाँ पर है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ठीक है, ये डोवर है। मलक्का जल संधि तो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, ठीक है। डेविस जल संधि, डेविस बैफिन की खाड़ी और ग्रीनलैंड के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने कि अगला क्वेश्चन है कि ओलिवे रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिवे रिडले एक कछुआ की प्रजाति है, ठीक है, उसके स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है भारत में? तो वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क। कौन सा है? भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क में ओलिवे रिडले कछुओं का संरक्षण होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ। अब भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है भीतरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है उड़ीसा में। भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है उड़ीसा में, ठीक है। बताइए लोग कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है?
सुल्तानपुर तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में, हरियाणा। कहाँ पर है? हरियाणा। हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। बताइए लोग, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? पेरियार केरल में। तो केरल में है, ठीक है। पेरियार वन्य जीव कहाँ पर है? केरल है। केरल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? कौन सा ऐसा वन क्षेत्र है जिसको पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है? तो वो है एमाजोन का वर्षा वन। कौन सा है? अमेज़न का वर्षा वन। हाँ, एमाजोन का जो वर्षा वन होता है, वर्षा वन है, उसको पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एमाजोन रिवर के मतलब अगल बगल एमाजोन वर्षा वन है, और ये जो है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में आता है, जिसके कारण सालों भर वहाँ वर्षा होता रहता है, और ये सदाबहार रहता है, यानी कि इसमें कभी भी पत्ता नहीं झड़ता है। हर हमेशा किसी न किसी का पत्ता रहबे करता है, किसी न किसी पौधे का, ठीक है। तो इसमें पेड़ों की मात्रा इतनी अधिक है कि वहाँ से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इसी कारण उसको पूरे पृथ्वी का ही फेफड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो फेफड़ा हम लोग किस काम में आता है? सांस को लेने और छोड़ने के। तो यही है। तो किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है भाई? तो एमाजोन वर्षा वन को। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? कौन सा ऐसा गैस है जो ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान देता है? CFC। तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि CFC गैस जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ओके। CFC गैस अधिकतर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और मतलब ये सब चीज यूज करिएगा, कूलेंट ये सब यूज कीजिएगा, तो उससे ये गैस निकलता है CFC, जो हम लोग के ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। अब ओजोन परत को O3 के मतलब नाम से जाना जाता है। O3, जैसे O2 को ऑक्सीजन बोला जाता है, और O3 को ओजोन बोला जाता है। अब ओजोन का क्षरण किसको बोला जाता है? ओजोन का क्षरण। तो जब ओजोन लेयर का O3 जब O2 में बदलने लगता है तो उसको ओजोन क्षरण बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना यानी कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम, उसकी संकल्पना को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो किया गया था A.G. टांसले के द्वारा। किसके द्वारा? A.G. टांसले। A.G. टांसले, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। A.G. टांसले जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किए थे। क्या नाम है इनका? A.G. टांसले। A.G. टांसले इकोसिस्टम का संकल्पना दिए थे, ठीक है। चलिए आगे की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है? 4 नदियां दी हुई हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो बताइए। नर्मदा, तो बिल्कुल सही है। नर्मदा अरब सागर में गिरता है, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होता है, ठीक है। अगला है माही। तो माही भी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होता है, जाके खंबात की खाड़ी में गिरता है। अगला है ताप्ती, ये भी सही। तो ये भी पश्चिम की तरफ गिरता है, ठीक है। और अगला है महानदी, तो ये पूरब की तरफ गिरता है, ठीक है। उड़ीसा से निकलता है महानदी और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा, माही और ताप्ती। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है। उसी अमरकंटक से नर्मदा नदी का मतलब उद्गम होता है, नर्मदा और ये अपने पश्चिम की तरफ चलता है और जाके कहाँ पर गिर जाता है? अरब सागर में गिर जाता है और एस्चुरी का निर्माण करता है। अगला है माही नदी। तो माही नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलता है। माही कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश से निकलता है, धार जिले से। मध्य प्रदेश का धार जिला, ठीक है। मध्य प्रदेश के धार जिले से माही निकलता है, ठीक है। और ये जाके कहाँ गिरता है? तो गुजरात के खंबात की खाड़ी में, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात के खंबात की खाड़ी में। अगला है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलता है? तो ये भी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलता है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलता है। अब आइए, अगला है महानदी, ठीक है। ये उड़ीसा में प्रवाहित होता है महानदी, ठीक है। इसे उड़ीसा का शोक भी बोला जाता है। जैसे उड़ीसा का शोक 2-3 नदियां है, उसमें महानदी भी एक है, ठीक है। अब आइए, जो महानदी पर मतलब कि
मतलब भारत का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, वो कौन सा है बताइए लोग? हीराकुद। हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पर है भाई? कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर है, महानदी रिवर पर। और ये भारत का सबसे लंबा डैम है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या क्या बनता है? तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी अम्ल का रिएक्शन क्षार से करवाया जाए, किसका किसका? अम्ल का रिएक्शन क्षार से, अम्ल से क्षार का अगर रिएक्शन कराया जाए तो लवण और जल बनता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये अम्ल है। तो अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराया है तो लवण हमको प्राप्त हुआ है NaCl सोडियम क्लोराइड और H2O जल। ठीक है, तो अम्ल और क्षार का रिएक्शन करने से क्या मिलता है हम लोग को? लवण और जल मिलता है। लवण और जल, जिस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीडेशन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो बताइए, दहन ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही है। दहन ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। ठीक है, अब आइए अवक्षेपण। तो अवक्षेपण ऑक्सीडेशन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाकी भोजन का पचना ये भी ऑक्सीडेशन है और श्वसन में तो हम लोग ऑक्सीजन लेवे करते हैं, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है कि ऑक्सीजन का योग, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग जब होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ठीक है, इसको और दूसरे तरह से बोला जाए तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको रिडक्शन बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो दहन, भोजन का पचना और श्वसन ये ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? मतलब कौन सा अधातु ऐसा है जो विद्युत का सुचालक है? तो वो सबको पता होगा भाई, कार्बन। कार्बन मतलब कि कार्बन में जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट ये एक ऐसा मतलब अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। प्रायः अगर अधातुओं के गुणों के बारे में बात करिएगा तो अधातु जो होते हैं वो मतलब विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ये क्या है? ये एक अपवाद है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट आपको मिल जाएगा आराम से। पेंसिल का जो नीब होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, कभी छू के देखिएगा, मजा आ जाएगा बिजली लगा के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? जो रबड़ हम लोग देखते हैं, रबड़ वो किसका एक पॉलीमर है, किसका एक बहुलक है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रोपीन, एथिलीन, एसिटिलीन और आइसोप्रीन। बताइए किसका? आइसोप्रीन। तो रबड़ जो है एक आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का एक पॉलीमर है रबड़। कोई दिक्कत? अब आइए, इसमें एक है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का उपयोग किस चीज में होता है बताइए लोग? कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? यस। अगला है, एक है ऑप्शन इथिलीन। इथिलीन का उपयोग होता है मतलब प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए। प्राकृतिक रूप से इथिलीन। हाँ, चलिए, तो आइसोप्रीन रबड़ जो है किसका बहुलक है? वो आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है कैसा? वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होता है? तो दो ठो में प्राप्त होता है, दो ठो दर्पण में। एक समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और एक उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दोनों केस में। ठीक है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भाई, समतल एवं उत्तल वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ठीक है, आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि वो है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ठीक है,
प्रायः किस पदार्थ के छड़ का यूज किया जाता है? विद्युत चुंबक। हाँ, विद्युत चुंबक। तो वो किया जाता है नरम लोहे का। किसका? नर्म लोहा का। नरम लोहे का उपयोग करके विद्युत चुंबक बनाया जाता है। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए ठीक है। आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधि है? मिश्रण का पृथक्करण विधि कौन कौन सा है आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। ठीक है, तो रवाकरण, आसवन, निस्पंदन और ऊर्ध्वपातन, ये चारों का चारों मिश्रण का पृथक्करण विधि है। ठीक है, ये चारों, जिसे मिश्रण को कैसे किस तरह से पृथक करना है उसको अलग अलग तरीकों से किया जाता है। उसमें रवाकरण होता है, निस्पंदन होता है, आसवन होता है और ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आसवन जो होता है वो डिस्टिलेशन बोला जाता है उसको इंग्लिश में। ठीक है, अब जैसे दो ठो द्रवों के क्वथनांक के बीच अगर ज्यादा डिफरेंस हो तो वैसे मिश्रण को अलग किया जाता है आसवन विधि का उपयोग करके। ठीक है, किसको? जैसे दो गो द्रव है और उसके जैसे बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है बहुत ज्यादा, तो वो मिक्स है, तो उसको कैसे अलग किया जाएगा? आसवन विधि से। आसवन विधि मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रभाजी आसवन होता है इस तरह से। अब आइए, एक रवाकरण होता है। रवाकरण तो ऐसे ठोस जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है, यानी कि अकार्बनिक ठोस जो होते हैं, ठीक है, उनको पृथक्करण किया जाता है रवाकरण के माध्यम से। उनको पहले जमा दिया जाता है और जमा के पृथक किया जाता है, उसका रवा बना दिया जाता है, ठोस बना दिया जाता है, क्रिस्टल बना दिया जाता है और उसको फिर पृथक कर दिया जाता है। ये रवाकरण है। अगला है निस्पंदन। क्या होता है? तो निस्पंदन जो होता है द्रवों में, जैसे मान लीजिए कि बारिश होता है, जैसे बारिश होगा तो हम लोग जब अपना चापाकल चलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है, या मतलब लेवल बढ़ जाता है पानी का। तो ऐसा एक मतलब है कि ऊपर से पानी जब रहेगा ना तो वो छन छन के नीचे की तरफ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से जो मिश्रण पृथक होता है उसको निस्पंदन बोला जाता है। आया समझ में? और एक होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन जो होता है वो डायरेक्ट ठोस से गैस के रूप में बदल जाना। नॉर्मली जो होता है ठोस से द्रव बनता है, तब द्रव से गैस बन जाता है, लेकिन ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाना उसको क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, NH4, ये सब इसका उदाहरण है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 18 का, इनमें से सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? जो सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल में, ठीक है, तो उससे किस हार्मोन का स्राव होता है? तो ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ये जितने भी 3 ऑप्शन दिए हैं वो फीमेल का, जैसे मनुष्य में मादा जनन अंग से जो हार्मोन स्राव होते हैं वो तीनों हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। कोई दिक्कत? पुरुषों में होता है। हाँ, पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। हाँ, चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि सुमेलित करना है आपको, बोलते जाएंगे। ठीक है, पहला है टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल किस काम में आता है? 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन नंबर बी? जो टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल, ठीक है, तो टोकोफेरॉल से जनन क्षमता में कमी आ जाता है। विटामिन ई भी बोला जाता है इसको। ठीक है, टोकोफेरॉल, विटामिन ई। अगला है नैप्थोक्विनोन। नैप्थोक्विनोन, तो ये जो होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होना, ये नैप्थोक्विनोन के कारण होता है। किसके कारण? नैप्थोक्विनोन। चोट लगने पर अगर रक्त का थक्का नहीं जम रहा उसके कारण अधिक रक्तस्राव हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? नैप्थोक्विनोन के कारण। ठीक है, विटामिन के। आगे है थायमीन। थायमीन जो होता है वो विटामिन B1 को भी बोला जाता है। ठीक है, विटामिन B1 का नाम है थायमीन, और विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब इसका 2 से मिलान हो जाएगा। और अगला है साइनोकोबालामीन। कौन सा है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां होती हैं। क्या होती हैं? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की गड़बड़ियां साइनोकोबालामीन से होता है। इसे कोबाल्ट 60 भी बोला जाता है। कार्बन बोल रहा है, सॉरी। इसे विटामिन B12 का मतलब ये नाम है साइनोकोबालामीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है?
अमीबा जो होता है, अमीबा, उसमें भोजन, वो कैसे भोजन अपना ग्रहण करता है? तो वो करता है कुटपाद विधि से। कैसे करता है? कुटपाद विधि से। अब अमीबा जो होता है वो एक यूनिसेलुलर जंतु होता है, एक कोशिकीय जंतु, एक कोशिकीय जंतु होता है। तो उसमें अलग मुंह या अलग कोई भी चीज नहीं होता है खाने के लिए। तो वो कोशिका को ही इस तरह से समेट लेता है और भोजन को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इसी को कुटपाद विधि भी बोला जाता है। अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहण किसके द्वारा होता है भाई? कुटपाद विधि के द्वारा होता है। कोई दिक्कत? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? बताइए लोग, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल। अब कोई सा भी एनर्जी हो, चाहे वो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या आप कार्य करिए, ये जितना का भी इकाई होगा वो क्या होगा? जूल ही होगा। ठीक है, किलोमीटर कैसे होता है इसका? ml²T-2 होता है, जैसे इसका हाँ, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर S पर -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऊर्जा का मात्रक कौन सा है भाई? जूल है। ठीक है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है ये बताइए लोग? शक्ति वाट। ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, उसको जूल पर सेकेंड भी बोला जाता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है और उसको जूल पर सेकेंड बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो वो किया गया है भाग 9 के ख में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। किसमें? 9 के ख में। भाग 9 का जो ख है, संविधान के भाग 9 के ख में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए, तो भाग 9 जो है वो संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। तो भाग 9 जो है वो है 243, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ तक। कहां से कहां तक? 243 से 243 ओ तक। भाग 9A जो है 9A, उसका संबंध है नगर निगम से। किससे? नगर निगम से। और उसका आर्टिकल है 243P से 243ZG तक। कहां तक? 243P से 243ZG तक। ठीक है, चलिए, तो अगर बात करें संविधान के कुछ प्रमुख भागों का, तो भाग 20 में क्या है बताइए लोग? संवैधानिक संशोधन भाग 20 में। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है भाग 18 में। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में है न्यायिक सेवा। जितना भी IAS PCS आप देखते हैं, न्यायिक सेवा है। ठीक है, और भाग 15 शायद निर्वाचन आयोग। भाग 15 जो है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर कि निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। कथन दिए हुए हैं, उस पर आपको विचार व्यक्त करना है। पहला है कि उच्चतम, मतलब इसमें कौन सा कथन सही है ये छांटना है आपको। तो पहला है कि उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। क्या ये सही है? ये तो गलत है। हाई कोर्ट भी 5 रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी 5 रीट जारी करता है। ठीक है, अब दूसरा है आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। क्या ये सही है? सही। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करता है? हाई कोर्ट जारी करता है। और मूल अधिकार से अलग हटके अगर रीट जारी करना हो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, तो वो आर्टिकल 139 के तहत करता है। ठीक है, 139 आर्टिकल 139 के तहत। ठीक है, स्टार्ट है ना? तो आर्टिकल 139 के तहत करता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो अब बताइए कि इसमें कितने तरह के रीट होते हैं? 5 तरह के रीट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है हैवियस कॉर्पस। कौन सा? हैवियस कॉर्पस। उसके बाद होता है मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस होता है। को वारंटो। ठीक है, सर्टियोररी। ठीक है, और प्रोहिबिशन। ये 5 तरह का रीट जारी किया जाता है। ठीक है, अब कभी जैसे पॉलिटी का सेशन लेंगे तो उसमें बताएंगे कि सब रीट का क्या मतलब है, फंडा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ
कि मूल कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। मतलब मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा उपबंध सही है। पहला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये तो बिल्कुल सही है। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम मूल कर्तव्य नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति के ही सिफारिश पर 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, 10 तरह का मतलब जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य। ठीक है। अब दूसरा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। वो जब पहले सुझाव दिए थे तो वो टोटल 8 मूल कर्तव्य को ही जोड़ने का सुझाव दिए थे। ठीक है। चलिए अगला है कि 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। ये तो सही। तो ये तो सही है भाई। 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? 10 गो। अगला है वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। तो ये तो गलत है भाई। 11 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। कोई दिक्कत? ठीक है। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। 42वां संवैधानिक संशोधन से 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके बाद 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 हुआ था। इसमें 11वें मूल कर्तव्य के रूप में मतलब हाँ शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ कि 1919 का भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ था तो कौन कौन सी उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो ये बिल्कुल सही है। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था उसमें केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। ठीक है। अगला है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। क्या ये सही है? हाँ, 1919 के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। ठीक है। अगला है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी कि इसमें सभी सही हैं। क्या क्या? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि बताइए लोग कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया बताइए लोग। तो वो सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। किसको? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई थे। लेकिन उसके पहले जो सरकार बना था, जैसे प्रथम जो मंत्रिमंडल बना था हम लोग का, उसके पहले 1946 में अंतरिम सरकार बनाया गया था। तो उस अंतरिम सरकार में रेलवे मिनिस्टर कौन थे? उनका नाम था अरुणा आसफ अली। क्या नाम था? अरुणा आसफ अली। जो आसफ अली थे वो मतलब कि अंतरिम सरकार में रेलवे मिनिस्टर थे। लेकिन जब पहला कैबिनेट बनाया गया था तो उस कैबिनेट में कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। कोई दिक्कत नहीं। चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था अंतरिम सरकार में भी और पहले कैबिनेट में भी, और इनको प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद कृषि, हाँ, राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्री बनाया गया था। ये बीपीएससी का जो पेपर हुआ था पहल का जो कैंसिल हो गया था, ठीक है, उसमें आया था कि मतलब कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। पहला है कुटीर उद्योगों का विकास करना। हाँ ये है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि आर्टिकल 36 से 51 के तहत आता है। ठीक है। कुटीर उद्योगों का विकास। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, यह भी राज्यों का एक कर्तव्य है कि आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार अपने राज्य क्षेत्र में करें। ठीक है। अगला है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। तो ये बिल्कुल गलत है, ये डीपीएसपी का भाग नहीं है। अल्पसंख्यकों की भाषा और लिपि या संस्कृति का संरक्षण मूल अधिकार के तहत आता है आर्टिकल 29-30 में। किसमें? आर्टिकल 29-30। और अगला है कि राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। ये भी डीपीएसपी का ही अंग है, आर्टिकल नंबर 47 में है ये।
ठीक है। आर्टिकल 47 होता है पोषाहार, यानी कि जो राज्य है, राज्य क्षेत्र है, वो पोषाहार को बढ़ाएगा, मतलब कि बढ़िया क्वालिटी के फूड सप्लाई मतलब करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है आर्टिकल नंबर 47 से कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ है वो किस आर्टिकल के तहत हुआ है, तो वो इसी आर्टिकल 47 के तहत हुआ है, ठीक है। यस, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो आ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से नहीं है, तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29-30 में, हाँ, आर्टिकल 29-30 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार एक मूल अधिकार है, आर्टिकल 29-30। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाला गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो उसके इस जाल में कौन कौन सा मतलब राज्य क्षेत्र फंस गया था, तो ऑप्शन है सतारा, बघाट, अवध और झांसी। तो ये जो व्यापक सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए थे वो थे सतारा, बघाट और झांसी। कौन कौन? सतारा, बघाट और झांसी, ठीक है। लेकिन अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं शामिल किया गया था, अवध पर कुशासन का आरोप लगा के और उसको शामिल किया गया था, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर है। जैसे कि जो व्यापक का सिद्धांत था वो ये था कि मान लीजिए कि कोई राज्य क्षेत्र है, ठीक है, कोई प्रांत है या कोई देशी रियासत है, ठीक है, उस रियासत में जो राजा हैं अगर उनका कोई संतान नहीं होता है, ठीक है, तो वो जो क्षेत्र है वो ऑटोमेटिक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। लेकिन अवध को कुशासन के आरोप में हटाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? शारदा एक्ट आखिर कब पारित किया गया था? तो आपको पता होगा कि 1947 के पहले जब 1920-22 में, ठीक है, उस टाइम जैसे सामाजिक धार्मिक कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा था भारत के समाज में, ठीक है, जैसे बाल विवाह कर देना, जैसे महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखना, महिलाओं को वोटिंग से मतलब वंचित रखना, बहुत सारा मतलब चीज़ था। तो इस चीज़ को उसको सुधार करने के लिए, समाज में सुधार करने के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले थे और उस आंदोलन के तहत शारदा एक्ट लागू किया गया था। वो किया गया था 1 अप्रैल 1930 को। कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1930, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या किया गया था शारदा अधिनियम में कि जो एज लिमिट एक तय कर दिया गया था कि इसी एज लिमिट में गर्ल और बॉय का जिसे हो सकता है शादी, जैसे गर्ल का उस टाइम 14 साल फिक्स किया गया था और बॉय का 18 साल फिक्स किया गया था मिनिमम एज क्राइटेरिया शादी के लिए। कोई दिक्कत? बाद में सुधार कर करके वर्तमान में फिर 18 साल और 21 साल हुआ। अब फिर से जो मोदी गवर्नमेंट है वो क्या किया है, महिलाओं को भी 21 साल करने वाला कर दिया है शायद, कर दिया है 24 साल के 25 साल। हाँ, तो अब ये जो शारदा एक्ट मतलब लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1930 1 अप्रैल 1930 में। लेकिन इसका जो अधिनियम आया था वो आया था 28 सितंबर 1929 को, ठीक है। अधिनियम, हाँ, अधिनियम कब आया था? 28 सितंबर 1929 को, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में। और पारित कब हुआ था? एक्ट कब बन गया था? 1 अप्रैल 1930 को ये बन गया था, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जहाँ तक इसका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। और वो जो थे वो 1856 के टाइम में ही थे, ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह। अब ये जो शारदा एक्ट लागू हुआ था उसकी सिफारिश किया गया था हरविलास शारदा और उन्हीं के नाम पर इसको शारदा एक्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? भारत में किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था एनजी रंगा के द्वारा। कहाँ किया गया था? किसके द्वारा? एनजी रंगा के द्वारा प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किया गया था। कोई दिक्कत? किसके द्वारा किया गया था? एनजी रंगा के द्वारा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसने किया?
इंडियन मिरर। इंडियन मिरर। इंडियन मिरर नाम का जो समाचार पत्र है उसका संपादन किसके द्वारा किया गया? माहिर सर। तो वो किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किया गया था। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन कौन किया है भाई? देवेंद्र नाथ टैगोर, फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, पिता थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इनका नाम था। इंडियन मिरर क्या नाम है समाचार पत्र का? इंडियन मिरर नाम के समाचार पत्र का संपादन इनके द्वारा किया गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र है ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत लाया गया था, जिसमें मुस्लिमों को अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। ठीक है, तो इसके खिलाफ मतलब कब पारित किया गया था? कांग्रेस में। तो वो किया गया था 1909 के ही लाहौर अधिवेशन में। कहां पर? 1909 के लाहौर अधिवेशन। 1909 के लाहौर अधिवेशन में, जिसे कांग्रेस के पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, 1909 के हाँ लाहौर अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को। 15 अगस्त के एक दिन बाद 16 अगस्त, लेकिन साल है 1946। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक नारा दिया गया था कि लड़ के लेंगे पाकिस्तान। क्या दिया था सर? लड़ के लेंगे पाकिस्तान। लड़ के लेंगे पाकिस्तान। और बंगाल के रोड पर, जो बंगाल क्षेत्र था उस टाइम, ठीक है, वहां पर इतने हिंदुओं को मारा गया था कि 20,000 करीब हिंदू, ठीक है, मारे गए थे रोड पर। ठीक है, और गीत सब नोच नोच के खा रहा था उन लोगों को। ठीक है, बहुत भयावह दृश्य हुआ था। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं एक्सेप्ट हुआ था। तो बहुत सोच समझ के मतलब भारत की सत्ता चलाने की आवश्यकता है। जो आजकल के राजनेता हैं बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पर खेल खेल रहे हैं, नहीं खेलना चाहिए उन लोगों। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो हो गया 16 अगस्त 1946। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? कौन सा ऐसा कथन है जो जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो पहला है कि जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। हंटर समिति का गठन किया गया था उसके जांच के लिए। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था और उस रॉलेट एक्ट ये था कि बिना वकील और बिना दलील के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पर चल रहे हैं, कोई गलती नहीं की है, लेकिन पुलिस चाहे तो आपको आके बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकता है, उसका कोई जवाबदेही नहीं। ठीक है, तो उस टाइम ऐसा एक्ट पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, रॉलेट एक्ट। तो इसके विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जिसे विरोध किए थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में चर्चा चल रहा था और उसी जालियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा क्या किया गया था? गोली चला दिया गया था, अंधाधुंध गोली बरसाया गया था। बस एक गेट था, जालियांवाला बाग अमृतसर में है, बस एक ही गेट था वहां से निकल के आने के लिए, जिसके कारण लोग निकल नहीं पाए। उसी गेट से गोली चला रहा था तो कहाँ से निकलता था? दीवार बड़ा था, दीवार भी बहुत बड़ा था, तो दीवार भी कूद के नहीं निकले लोग। तो उसी में भीड़ भगौड़ा हुआ था पूरा। कितने लोग दब के भी मरे होंगे, बहुत लोग कुएं में भी कूद के दम घुटने से मर गए। तो यही है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, इसके उपरांत गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। तो ये बिल्कुल सही है। केसर-ए-हिंद इस घटना के बाद केसर-ए-हिंद किसके द्वारा लौटाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ये बहुत लोग गलत मारते हैं ये क्वेश्चन। केसर-ए-हिंद ये रविन्द्रनाथ टैगोर मार देते हैं। ठीक है, तो केसर-ए-हिंद किसके द्वारा लौटाया गया था? गांधी जी के द्वारा। अगला है, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का मतलब प्रथम प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, उसके पहले ही खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह ये सब कर दिए थे। नहीं, चलिए
आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो वो पाया गया था हड़प्पा सभ्यता काल में। कब? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता काल में भी चांदी था, सोना था, ठीक है, लोहा नहीं था। हाँ, लोहा नहीं था, वो कांस्य युगीन सभ्यता था, ठीक है। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता काल में भी चांदी था, ठीक है, कोई दिक्कत? हड़प्पा सभ्यता। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी? कौन ऐसा शासक था जिसको शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो वो थे हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन को शीलादित्य की उपाधि भी दिया गया था, ठीक है। उनके काल में, हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आए थे, उनका नाम था ह्वेनसांग अपना पुस्तक लिखे थे और उस पुस्तक में ही शीलादित्य नाम से उनका मिलता है नाम, हर्षवर्धन। कोई दिक्कत? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कौन सा? किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो वो माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। किसको? चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। कोई दिक्कत? किसको माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है। अब एक है जिसमें दादू दयाल के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये अकबर के समकालीन थे दादू दयाल, ठीक है, और ये धर्म सभा का मतलब आयोजन करवाए थे शायद 44 की 40 दिन तक, ठीक है, दादू दयाल। हाँ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया? भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है और उसकी जो स्थापना है वो किया गया था धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ये पाल वंश के थे, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, ठीक है। धर्मपाल जो थे, धर्मपाल, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है, ठीक है। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना कौन किया था, बता सकते हैं लोग? कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना। किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा, ठीक है। कौन है? कुमारगुप्त के द्वारा, ठीक है। क्या किया गया था भैया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? ठीक है, किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो जीवक जो था वो बिंबिसार का राजवैद्य था। किसका था? बिंबिसार का राजवैद्य था। अब महात्मा बुद्ध और जो जैन के संस्थापक थे वो कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव थे, लेकिन जो महावीर स्वामी थे वो सबसे ज्यादा फेमस किए थे इसको, ठीक है। तो महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध ये दोनों किस शासक के समकालीन थे? तो बिंबिसार के, ठीक है। और उपदेश दोनों, हाँ, तो महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था बिंबिसार ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, ठीक है। इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। मोरक्को का निवासी था ये, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता अभी भी बता दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन, ठीक है। इसका सर्वमान्य काल किसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता के? 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। 2250 से भी 1750 बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा रचित किया गया था? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही ये जो पुस्तक है ये लिखा गया था बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। क्या नाम था इसका? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। क्या नाम है? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा
तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखा गया था। कोई दिक्कत? नहीं, तारीख मुबारक शाही। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बताइए लोग कि किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था? कौन सा ऐसा वायसराय था, मतलब ब्रिटेन का, जिसका मतलब कार्यकाल भारत में सबसे लंबा रहा था? तो वो था लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था? लॉर्ड लिनलिथगो। इसका नाम ऐसा है, लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो इसका नाम था। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, तो इसका जो कार्यकाल था 1936 से 1944 तक था। कब से कब तक? 36 से 44। 36 से 44 तक, यानी कि इसी के कार्यकाल में, इसी के मतलब रहते वायसराय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। कोई दिक्कत? द्वितीय विश्व युद्ध। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ये अगस्त प्रस्ताव लाया था 1940 में, ठीक है। और यही कोशिश भी किया था कि भारत जो है उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से उतार दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के कारण जिसे ये भी हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी जो होता है वो जंतु या पौधों के बाहरी संरचना का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। यानी कि जानवरों एवं पौधों की संरचना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जानवरों एवं पौधों की संरचना ये एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से किसको शामिल नहीं किया जाता है? मतलब क्या आप कीजिएगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो विदेशी निवासियों की आय, ठीक है, विदेशी निवासी, जैसे भारत में जो विदेशी निवासी रह रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो गूगल यहाँ से कमा रहा है, ठीक है, तो गूगल जो यहाँ से कमा रहा है वो तो अपने देश में भेज रहा है, ठीक है। तो उसको आप उसके आय को नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं डाल सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय में उसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है। विदेशी माने, हाँ, विदेशी निवासियों की आय जो होती है उसका जीएनपी में उसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? बताइए। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को, अब जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सरकार के पास या आरबीआई के पास क्या क्या उपाय होता है? पहला होता है कि लोन देना कम कर देता है, जिसे जितना भी लोन सैंक्शन होता है उसको कमी कर देगा, तो लोगों का परचेजिंग पावर घट जाएगा, ठीक है। जब परचेजिंग पावर घट जाएगा तो मार्केट का जितना मुद्रा है वो सरकार के पास ही रहने लगेगा, तो इस तरह से इन्फ्लेशन को नियंत्रित कर दिया जाता है। बाकी सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री करके भी, ठीक है, मतलब मुद्रा आपूर्ति को मतलब बढ़ाया या घटाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोला जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है? तो वो है ग्लोबल जेंडर गैप। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है। बाकी कौन कौन सा जारी करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये बार बार पूछता है एग्जाम में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ठीक है। बाकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये भी जारी करता है कौन? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, हाँ, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यानी कि एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1982। तो ये किया गया था 1982 में, यानी कि 1982 में, ठीक है। 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किया गया था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ठीक है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिपोर्ट होता है वो कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।
तो ये जारी करता है IMF। कौन करता है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, ठीक है, वो क्या जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो भैया आज का काम खत्म। सेट नंबर 5, सेट नंबर 5 था ना ये? यस। सेट नंबर 5 का काम खत्म। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में सेट नंबर 6 के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।